नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, नोटबंदी से कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवाद पर लगाम। प्रधानमंत्री ने जताई सत्र की कामयाबी की उम्मीद। कहा, बजट पर बारीकी से हो चर्चा। कांग्रेस समेत विपक्ष ने तैयार सरकार की नीतियों पर ही खड़े किए सवाल। विकास दर पर नोटबंदी का असर। आर्थिक सर्वे में 6.5% रहने का अनुमान। कल पेश होगा आम बजट। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के बगावती सुर। कहा, 11 मार्च के बाद बनाएंगे नई पार्टी। अखिलेश यादव पर समर्थकों के टिकट काटने का आरोप। H-1B वीजा बिल पर भारत को आपत्ति। अमेरिकी प्रशासन को चिंताओं से कराया अवगत। न्यूनतम वेतन की सीमा को दोगुने से भी ज्यादा करने का प्रस्ताव। और आइए देखते हैं पहली खबर। चालू वित्त वर्ष में विकास दर करीब 1% घटने का अंदेशा है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है। सर्वे में आयकर दरों में कटौती के साथ गरीबी के खात्मे के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर गहन चर्चा की बात भी कही गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के मुताबिक नोटबंदी के चलते चालू वित्त वर्ष में विकास दर पर असर पड़ेगा। इस तरह चालू वित्त वर्ष में विकास दर घटकर 6.5% पर आने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 7.6% था। हालांकि अगले वित्त वर्ष से अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेगी और जीडीपी 6.75% से लेकर 7.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में कृषि की विकास दर 4.15% रहेगी, जो पिछले वित्त वर्ष में 1.2% थी। औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर भी नीचे जाने का अनुमान है और ये 5.2% रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष में ये क्षेत्र 7.4% की दर से बढ़ रहा था। बहुत सारे डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज भी हैं। वी हैव टू सी हाउ डिमोनेटाइजेशन प्लेज आउट। और एक्सटर्नली भी काफी द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक वी डोंट नो एग्जैक्टली कल नाफ्टा में क्या होगा, कल यूएस चाइना रिलेशंस में क्या होगा। सो इतनी सारी अनसर्टेनिटी है दैट आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट दैट इन आवर फोरकास्ट। सर्वेक्षण में सरकार के लिए कुछ सलाह भी है। इसमें गरीब कल्याण योजनाओं के विकल्प के रूप में यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर जोर दिया गया है। वहीं आयकर दरों और रियल एस्टेट के लिए स्टैंप शुल्क में कटौती की भी बात है। उच्च आय वालों को टैक्स के दायरे में लाने का सुझाव है। अघोषित आय से टैक्स वसूली के दौरान आयकर दाताओं को परेशान नहीं करने को भी कहा गया है। ऑपरेशन क्लीन मनी एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड स्वच्छ धन अभियान। स्वच्छ धन अभियान, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विच विल बी यूज्ड टू get answers on all the deposits which are made, and after getting all the preliminary answers from people, then only if the need be we would be taking legal action against those people. सर्वेक्षण में केंद्र और राज्यों में बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय सेहत में सुधार पर जोर है। साथ ही जीएसटी में जमीन और अचल संपत्तियों को शामिल करने पर भी जोर है, ताकि काले धन पर लगाम लग सके। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति का दस्तावेज है और इसे आम बजट की रूपरेखा का पता चलता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को बजट पेश करेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और डॉक्टर प्रवीण जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में जेएनयू में। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं कि काफी कुछ नब्ज बता देता है कि हालत कैसी है इस वक्त शख्स के, इंसान की। इस सर्वेक्षण में जो सबसे बड़ी चिंता है, जो पहली बार दिख रही है सरकार की ओर से, वो है कि जो ग्रोथ रेट है उसका 7% के नीचे पहुंच जाना। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देर आयद दुरुस्त आयद। काफी दिनों तक एक कोशिश रही कि कहा जाए कि डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण से जो है कोई नुकसान नहीं होगा।
कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कम से कम उसका असर विकास के दर पे भी होगा। वैसे भी जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था थी, जो स्थितियां पिछले कुछ 2-3 वर्षों से रही हैं खास करके, उसमें ये लग ही रहा था कि स्थिति जो है कोई बहुत बेहतर होने की संभावना नहीं है। जो हमारे अंदरूनी कई और पक्ष जो हैं, खास करके उद्योग जगत में जो चीजें हो रही थी, अगर उसको हम देखें तो वैसे ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमारा एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, वो काफी ढुलमुले ढंग से चल रहा था। तो ये सब चीजें थी ही, लेकिन उसको एक तरह से इग्नोर करने का प्रयास बराबर होता रहा। और उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि कम से कम ये मानना कि परेशानी एक है, ये पहला कदम है नीतियों को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद। तो अच्छा है कि कम से कम एक इस आर्थिक सर्वे में जो है, जो आपने कहा ना कि शायद तस्वीर बता देता है या नब्ज पकड़ लेता है, ये एक आर्थिक दस्तावेज तो है ही, उसके साथ साथ ये एक राजनीतिक दस्तावेज भी होता है। जो भी सरकार होती है तो उसके पक्ष में एक तरह से उसको कितना उसको बेहतर ढंग से दिखाया जाए, वो भी करने का एक प्रयास होता है। उसके बावजूद भी जो है अगर ये माना जाए कि हाँ भाई ये परेशानी है, तो अच्छी बात है। और जिस तरीके से मैं देख रहा था इसमें आपने कृषि को लेकर एक उम्मीद जताई गई है, उद्योग जगत को लेकर एक बड़ा झटका भी है वहीं पर। जी। तो फिर कैसे आगे बढ़ने की जो कवायद होगी, क्योंकि कह ये रहे कि अब सरकार के पास खजाना भरा हुआ है, टैक्सेस में 29% की बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद क्योंकि इसके बाद बजट जब कल पेश होगा तो उसकी कहीं कुछ एक रास्ता, उसका एक जो मैं कहूं कि गलियारा, वो यहां से झांका जा सकता है। निश्चित तौर पे देखिए, एक तो पहले मैं थोड़ा सा इस चीज को लेके कि ये जो टैक्स के बारे में जो बातचीत हो रही है ना, कि उससे जो है खजाने में काफी वृद्धि हो गई है। एक तो आपको ये देखना है कि जो डिस्क्लोजर स्कीम था उसके माध्यम से कुछ आया, जो सेस कई किस्म के जो लगे पिछले बजट में जो सेस लगाए गए, जैसे कृषि कल्याण योजना वाला जो था, इस सब के माध्यम से अगर इनके माध्यम से अगर इजाफा हुआ है ठीक ठाक, तो इसको कोई बहुत बढ़िया संकेत नहीं मानना चाहिए। इस सब तरह की चीजें जो हैं या तो रिग्रेसिव होती हैं अपने नेचर में। रिग्रेसिव कैसे होती हैं? जैसे सेस जो होता है वो केंद्र सरकार राज्यों के साथ नहीं बांटता है, और ये एक फिस्कल फेडरलिज्म के हिसाब से एक ऐसी चीज है जिसको कि आप मतलब बिल्कुल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर इसको आप एक तरह से रूटीन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसी तरह से जो टैक्स डिस्क्लोजर और जो इनकम डिस्क्लोजर, वॉलंटरी डिस्क्लोजर वाली बात जो थी, उसके तहत आपको कुछ मिला तो वो तो दैट इज वन ऑफ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। तो थोड़ा उसको गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कह रहे हैं खजाना भरा हुआ है, मेरी समझ से तो खजाने में ऐसी कोई जबरदस्त आफियत नहीं हुई है। लेकिन अच्छी बात है अगर सरकार के पास कुछ और पैसा है और इसके माध्यम से अगर वो कुछ और अच्छी चीजें कर सकते हैं तो वो अच्छी चीज है। दूसरा प्रश्न जो आपने या दूसरी बात जो आपने कही कि सेक्टोरल सेंस में जो हो रहा है, जहां तक कृषि में एक जो एक अंदाज लगाया जा रहा है कि 4% के आसपास, 4.5 तक। लेकिन ये भी तो देखना है पिछले 2 साल में क्या था वो। तो अगर बेस आपका बहुत कमजोर हो और उस कम बेस से जो ग्रोथ का जो पिछले 2 वर्ष में हाल रहा वो तकरीबन बहुत कम था, तो उसके आधार पे अच्छे मानसून की वजह से अगर आपको एक बेहतर परिणाम मिलने वाला है तो अच्छा है। लेकिन सबसे आहत कौन सा सेक्टर हुआ डिमोनेटाइजेशन से इस बार? कृषि। बिल्कुल। जो बाकी और भी छोटे उद्योग इत्यादि उन पर भी बहुत असर पड़ा, लेकिन कृषि में जो है एक जबरदस्त उस पर प्रहार था। इसका अगले वर्ष फिर क्या परिणाम होगा वो आपको देखना है। इनफैक्ट अगले क्रॉप पे क्या परिणाम होगा वो देखने की जरूरत है। इंडस्ट्री के बारे में बता ही रहे हैं सर्वेक्षण में कि साहब स्थिति जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है, चिंताजनक है एक तरीके से। हाँ, एक तो मिला जुला के जो जिसको हम कहते हैं ना प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, कृषि या उद्योग, अगर इनमें स्थिति अगले वर्ष अगर अनुमान लगाया जाए कि बहुत बेहतर नहीं होगा तो ये खुशनुमा माहौल कब तक चलेगा? जी। और ऐसे में जो एक और यूनिवर्सल के स्कीम की बात हो रही है, इनकम स्कीम की बात हो रही है, साथ ही साथ क्या उसका इशारा है असल में जिसकी चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण करता है,
और कहां पर बच के रहना होगा, यानी जो कहा गया है या फिर जो छुपाया गया है? देखिए, इसमें एक बात जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई एक सार्थक और अच्छे किस्म का यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जो है अपने यहाँ लागू करने की स्थिति में सरकार है, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। उसके लिए मान लीजिए अगर आप मिनिमम वेज को एक मानक मान के चलें और कहें कि भाई उससे हम उसको जोड़ के देखेंगे जी। और अभी तो ये है कि वो प्रति व्यक्ति करेंगे या प्रति परिवार करेंगे। अगर प्रति परिवार करेंगे तो फिर तो निश्चित तौर पे जो है वो काफी राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहुत कम हो जाएगी। और ज़रा क्या सिर्फ बीपीएल का होगा या फिर कुछ? फिर हाँ, वो वहां पे आप टारगेटिंग करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें जो है मुझे लगता है कि इसके बारे में चर्चा हुई है, लेकिन कोई रोड मैप जो कहिएगा उसको लेके न तो खैर सर्वेक्षण से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकारी चर्चे में अभी भी जो है इस तरीके का कोई एक रोड मैप की जो आप बात कहेंगे वो कहीं से स्पष्ट है। लेकिन वो जो भी स्थिति हो, मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो एक बहुत बढ़िया आइडिया हो सकता है, वो जब तक उसके लिए आपके पास उपयुक्त राशि नहीं होगी तो एक तरीके का वो नाटक होगा और वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। इफेक्टिव नहीं होगा। उसका जो प्रभाव है बहुत कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं। और मेरी जो सबसे बड़ी शंका है कि उसकी आड़ में जो तमाम और कल्याण योजनाएं जो आपने कहा, कहीं उन पे प्रहार न हो। जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो खाद्य सुरक्षा जिससे है, और जो उसके बारे में काफी अध्ययन हुआ है, बराबर कहा गया है कि यहाँ पे जो है कैश ट्रांसफर बहुत अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पे आपको जो है पूरी तरह से पब्लिक प्रोविजनिंग काइंड में करनी चाहिए और उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। इस पे हिंदुस्तान में बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है। तो इसलिए इन सभी पक्षों को उसमें लाना होगा। पहली बात पैसा कहाँ है, दूसरी बात उसके साथ जो जुड़े और कौन से पक्ष होंगे, क्या उसके आयाम होंगे। अगर इन सब चीजों को जोड़ के हम देखें, इसके इर्द गिर्द काफी अंधेरा आप कर रहे हैं, जिसपे सचेत रहने की जरूरत है। वक्त की कमी है प्रवीण जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मसले पर बहुत ही बारीकी के साथ समझाया कि असल में क्या है और किस तरफ हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस की जरूरत भी बताई। Honorable members, in the Basant season of renewal, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही मंगलवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने मौजूदा बजट सत्र को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ने नोटबंदी के फैसले को साहसिक बताते हुए इसे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम करार दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही शुरू होने वाली आधार भुगतान प्रणाली से देश में तकनीकी क्रांति का रास्ता साफ होगा। to combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror financing, the government took the decision on 8th November 2016 to demonetize all 500
and 1,000 rupee currency notes. राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस पर जोर दिया। साथ ही धन बल का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारी खर्च पर चुनाव कराए जाने पर भी चर्चा की जरूरत बताई। Frequent elections put on hold development programs, disrupt normal public life, and impact essential services and burden human resources with prolonged period of elections duty. राष्ट्रपति ने आतंकवाद को दुनिया के सामने बड़ा खतरा बताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अशांति के लिए सीमा पार आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया। The state of Jammu and Kashmir has been affected by terrorism sponsored and supported from across the borders. The attempts of infiltration, incidents of terrorist violence, and loss of precious lives of civilians and security persons remain a cause of grave concern. राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सरकार की तारीफ की। उन्होंने भविष्य की जरूरतों वाली बुनियादी ढांचा के विकास को सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो समाजवादी पार्टी ने अभिभाषण को प्रधानमंत्री के मन की बात बताया। हालांकि सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। Honorable member, in the Basant season, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत युवाओं के लिए नौकरी की है। इस मोर्चे पर सरकार का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में आज युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। समाजवादी पार्टी ने अभिभाषण की आलोचना कुछ इस तरह की। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या वो प्रधानमंत्री के मन की बात थी और उसमें कुछ नहीं। सरकार ने आरोपों को खारिज किया और बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया। मनरेगा में हाईएस्ट एवर अलोकेशन इस सरकार ने दिया और जो 70 इनिशिएटिव्स हमारा सरकार ने जो आउटलाइन किया उसमें ये सब और जॉब ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स, वो पॉलिटिकल कारण से कुछ ना कुछ कहना है, सरकार का आलोचना करना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र था। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 20 लाख युवाओं ने इसका फायदा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि सत्र में जनता के हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सत्र में कई नई परंपराओं की शुरुआत हो रही है। उन्होंने बताया कि सत्र का उपयोग जनहित के लिए हो और बजट पर भी बारीकी से चर्चा हो। पिछले दिनों सभी राजनीतिक दलों के साथ सामूहिक रूप से, वैयक्तिक रूप से लगातार चर्चा हुई है। सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए हो, सार्थक चर्चा हो, बजट की भी बारीकी से चर्चा हो। पहली बार बजट 1 फरवरी को हो रहा है। बजट से एक दिन पहले शेयर बाजार में गिरावट रही। गिरावट की मुख्य वजह मुनाफा वसूली बताई जाती है। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 0.25% तक गिरावट रही। 82 का सेंसेक्स 194 अंकों की गिरावट के साथ 27,656 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 71.45 अंक गिरकर 8,561 पर बंद हुआ। आईटी क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही है। इसके अलावा फार्मा, मेटल, ऑटो, पावर शेयर में भी बिकवाली रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर पार्टी में जानबूझकर उनका कद छोटा करने और उनके समर्थकों के टिकट काटने के आरोप लगाए।
समाजवादी पार्टी के हाशिए में चल रहे शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में मंगलवार को अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद नई पार्टी बना सकते हैं। 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनके समर्थकों के टिकट जानबूझकर काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ते। टिकट भी दे दिया है मुझे, ए फार्म बी फार्म भी दे दिया है, कृपा हो गई, नहीं तो हो सकता था निर्दलीय लड़ना पड़ता। निर्दलीय लड़ना हम तो तैयार थे। अब जब क्षेत्र में निकले तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा लड़ना है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो अपने समर्थक उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। उन्होंने जसवंत सिंह नगर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पणजी में रक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में शराब की दुकानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनाव के बाद सरकार अपील कर सकती है। उनके मुताबिक राज्य में कैसीनो को बढ़ावा देने का कांग्रेस का आरोप गलत है कि लाइसेंस, ये उन्होंने बताया कि लाइसेंस कांग्रेस के राज में ही जारी हुए हैं। मैं पार्टी का डिसिप्लिन वर्कर हूं और जब जब पार्टी की जरूरत है वो मैंने किया है। अगर किसी को आप गोवा में पूछे 20-22 साल में तो हर एक चीज जो पार्टी ने कही है वो मैंने की। जो पार्टी चाहेगी वो मैं करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान को लेकर विधानसभा में अवरोध हुआ। मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि जो अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो दरअसल देशद्रोही हैं। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीडीपी के सहयोगी बीजेपी ने मुद्दा उठाया और बयान को कार्यवाही से निकालने की मांग की। जैसे ही स्पीकर ने मांग मानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। दोनों दलों ने इसे सदन की परंपरा के खिलाफ बताया। बयान को कार्रवाई से निकालने के विरोध में पीडीपी विधायकों ने भी वॉकआउट किया। भारत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी की खबरों पर सधी प्रतिक्रिया दी है। भारत का कहना है कि हाफिज सईद को नजरबंद करने जैसी कार्रवाई पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई सिर्फ वैश्विक बिरादरी को चकमा देने के लिए करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को इस तरह की पहल पर तभी भरोसा होगा जब मुंबई में हुए आतंकी हमले में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पाकिस्तान ने हाफिज सईद समेत 5 लोगों को नजरबंद किया है। हम लगातार ये मांग करते रहे हैं कि कुख्यात आतंकवादियों को प्रस्ताव 1267 के अधीन प्रतिबंधों के दायरे में लाया जाना चाहिए। कल के आदेशों की तरह अतीत में भी पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है, परंतु मुंबई आतंकी हमले के सरगना और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में संलिप्त आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नियति साबित हो सकती है। अमेरिका ने H-1B वीजा की शर्तों को सख्त बनाने का बिल संसद में पेश किया है। न्यूनतम वेतन की सीमा को दोगुने से भी ज्यादा करने का प्रस्ताव है और भारत ने इस मामले में अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस को अपनी चिंताओं के बारे में बता दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों पर पाबंदी के फैसले का विरोध करने वाले अटॉर्नी जनरल को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को बर्खास्त कर दिया है। येट्स ने प्रवासियों पर बैन लगाने के आदेश का अदालत में बचाव करने से इनकार कर दिया था। उनकी जगह वर्जीनिया प्रांत के अटॉर्नी जनरल डाना बोएंते को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रवासी और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग के निदेशक डेनियल रेक्सडेल को भी हटा दिया गया है। वहीं अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों के प्रवासियों की एंट्री पर बैन का विरोध जारी है। That is illegal, that is unconstitutional, and that is immoral. We are here to fight back. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की शर्तों को सख्त करने के लिए संसद में बिल पेश किया है, लेकिन आशंका है कि इससे कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की जगह दूसरे देशों से आने वाले प्रोफेशनल्स को रखना मुश्किल हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। Have been conveyed
both to the US administration and the US Congress at senior levels. इसे द हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट 2017 के तहत H1B वीजा के लिए न्यूनतम वेतन की सीमा को 2 गुने से ज्यादा करने का प्रस्ताव है। इसमें 60,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर 1,30,000 अमेरिकी डॉलर किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि नया वीजा कानून विदेशी कर्मचारियों के हित में होगा और उनका शोषण रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही। नमस्कार।